समझ में आ रहा है? क्यों? क्लियर हो रहा है? एक दो बार पढ़ लोगे घर पे तो पढ़ा रहेगा दिमाग में। ठीक है, इतने तैयार कर लो, बहुत है तो बहुत, लेकिन इतना ही काम का है बहुत। बाकी अधिक से अधिक करोगे तो अपच थोड़े ना हो जाएगा, काम ही करेगा वो। बेसिक इतना तो कम से कम रखना पड़ेगा। डच, ये नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी है, नोट कीजिए, लिखते रहिए। यह नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी थी। दिस वॉज द कंपनी ऑफ दिस वॉज द कंपनी ऑफ नीदरलैंड और हॉलैंड। इसका मूल नाम, द बेसिक नेम ऑफ दिस कंपनी वॉज, इसका मूल नाम, द बेसिक नेम ऑफ दिस कंपनी was VOC, वीरे निजे ऊस्ट इंडिचे कंपैनिग। इसका मूल नाम VOC, वीरे निजे ऊस्ट इंडिचे कंपैनिग, डच नेम है, शुद्ध अंग्रेजी नहीं है। वीरे निजे, ऊस्ट इंडिचे कंपैनिग। हो गया? ऊस्ट, OOST, अंग्रेजी में इसको ईस्ट कहते हैं। वो कंपैनिग है, इंग्लिश में इसको कंपनी कहते हैं। वीरे निजे तो वही जाने क्या कहते हैं डच लोग। तो ये इसका मूल नाम था। जनरली इसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः भारत या पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए इसे व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इट गॉट the permission for trade with eastern countries for 21 years। ये लाइन समझ रहे हैं क्या है? ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए उसे 21 वर्षों की अनुमति मिली हुई थी। ये समझ में आ रहा है? कंपनी बनी, कंपनी को डच सरकार ने पूर्वी देश, जिसमें भारत भी शामिल है, पूर्वी देश मतलब उनसे पूर्वी, यूरोप के पूर्वी, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, तो मध्य एशिया तो हटा ही दो, बट पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये पूर्वी देश हो गए कई देश, क्योंकि फिर उसमें एक का नाम लिखते तो दूसरा फिर लिखना पड़ता। अब पूर्वी देशों के साथ यूरोप के पूर्व के सभी देश। अगर आप सेटलमेंट मध्य एशिया में बना ले जाओ तो वहाँ भी करो, परमिशन तो है ही है। ठीक है, तो आपके ऊपर सेटलमेंट बनाने के ऊपर, तो पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। यह कंपनी साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी।
यह कंपनी साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। दिस कंपनी वॉज बेस्ड ऑन द कार्टेल सिस्टम। कार्टेल को अंग्रेजी में कहेंगे कोऑपरेटिव सिस्टम। दिस कंपनी वॉज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, यानी कार्टेल सिस्टम, साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी। यह कंपनी साझेदारी व्यवस्था पर आधारित थी और इसने अपने साझेदारों को सर्वाधिक लाभांश दिया एंड ही गेव द मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर टू देयर कोऑपरेटर्स, शेयर होल्डर्स। 18% कल हमने लिखवाया भी था इस चीज को। इसने अपना व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से शुरू किया। He the company started its trade from Southeast Asia. अगली लाइन में, फर्स्ट ही कैप्चर्ड अंबाना, फर्स्ट अंबाना फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से इसने अंबाना छीन लिया इन 1605। 1605 में सबसे पहले पुर्तगालियों से इसने अंबाना छीन लिया। अंबाना उधर का एक बाजार है दक्षिण पूर्वी से, मैंने कहा ना स्टार्टिंग वहां से किया है। सबसे पहले इसने क्या किया, पुर्तगालियों से अंबाना छीन लिया। पुर्तगाली पहले व्यापारी हैं, अब जो जाएगा उन पर कब्जा करके ही तो करेगा, और खासकर इम्पोर्टेंट है। और नॉन इम्पोर्टेंट फील्ड पर वैसे जाने का फायदा क्या है, जहाँ जिसको कब्जा ना करना पड़े तो वहां चले जाएं। लेकिन वहां से जब कुछ होना नहीं है तो जाकर फायदा क्या, तो अंबाना छीना 1605 में, ठीक है। 1619 में जकार्ता जीतकर बैटेविया नामक शहर बनाया। एंड आफ्टर दैट इन 1619 established the city of Batavia by banning जकार्ता। 1619 में जकार्ता जीतकर बैटेविया नामक शहर बसाया, ठीक है। 1619 में जकार्ता जीतकर बैटेविया नामक शहर बसाया। And 1623 it become अंबाना मैस्केर। सोलह सौ 23 ईस्वी में अंबाना नरसंहार हुआ।
और 1623 ईस्वी में अम्बायना नरसंहार हुआ एंड इन 1623 इट बिकम अम्बायना में स्क्वायर, जिसमें 10 अंग्रेज और 9 जापानी मार दिए गए, इन विच 10 ब्रिटिशर्स and 9 Japanese were killed. 10 Britishers and 9 Japanese were killed. अम्बायना नरसंहार। ठीक है, तो 1605 में अम्बायना कब्जा किया पुर्तगालियों से। 1619 में जकार्ता, जकार्ता का नाम सुने हैं? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो जकार्ता जीतकर बैटेविया नामक शहर बसाया और 1623 में अम्बायना नरसंहार हुआ। करवाया, एक्चुअली ये मैंने लाइन कम है लेकिन इसका समझ कि करवाया इन्हीं लोगों ने है, डचों ने। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपद्रव कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। जापानीज जो मारे गए, एक्चुअली जापानी अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे वहाँ पर, तो जापानी मारे गए। कुल मिला के ये भी घात डायरेक्ट अंग्रेजों पर ही है, तो उसको जापानी थे तो जापानी लिखा गया। कुल मिलाकर के टोटल नुकसान ब्रिटिशर्स का हुआ है। ठीक है, तो 1623 में अंग्रेज़ों ये अम्बायना नरसंहार हुआ, जिसमें 10 अंग्रेज और 9 जापानीज मार दिए गए। इसी के बाद अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक फोकस वहां छोड़कर भारत पर किया, उसी के बाद किया, नहीं तो उनका तो टारगेट वहां था। आफ्टर दैट द ब्रिटिशर्स फोकस्ड for trade on India. मतलब ये एक रीजन हो गया अंग्रेजों का भारत। तो उसी के बाद फिर वहां फिर छोड़ो, चलो यार, यहाँ तो पुर्तगाली थे वो भी, अब ये आगे ये भी खूंखार है, तो अंग्रेज छोड़ के भाग के इधर आए अंग्रेजों ने वहां पर। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में उनके एस्टेब्लिशमेंट है डचों का। अब आइए भारत पर, व्यापार इनका स्टार्ट होगा कहाँ पे? भारत में। भारत में डच फैक्ट्रियां, बस इतना करना है। द डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। डच फैक्ट्रीज इन इंडिया, पहली दो मैंने लिखाई है, फर्स्ट एंड सेकंड, याद है? बताओ पहली कौन है और कब है? सोलह 1605 मसूलीपट्टनम, यही है कि, और 1605 पोतोपल्ली, दोनों आंध्र प्रदेश में। तो प्रथम दो फैक्ट्रियां, तो सबसे पहले क्या, इन साउथ दक्षिण भारत में 1605 मसूलीपट्टनम फर्स्ट एंड 1605 पोतोपल्ली सेकंड, ये दोनों हो गई इन साउथ में। तीसरी है 1610 1610 पुलिकट, 1610 पुलिकट। By getting a consent from King of चंद्रगिरी,
चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता करके ये पुलिकट की फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, 1610 ईस्वी में। क्षेत्र इसका कहाँ पड़ेगा? अगर वर्तमान राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो किस राज्य में पड़ेगा पुलिकट का लोकेशन? वेयर इज लोकेटेड द पुलिकट? नहीं, थोड़ा ऊपर आइए, आंध्रा कर लीजिए। मतलब हमारे करने से नहीं होगा, कर लीजिए। तो आंध्रा में है ही वो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट, चंद्रगिरी का राज्य वहीं था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, ये लोकेशन है वर्तमान का पुलिकट। यह डचों का प्रमुख केंद्र था। दिस वॉज द मेजर सेंटर ऑफ डच। This was the major center of Dutch, and they minted their golden coins named pagoda here, and they minted their golden coins named, वो पगौड़ा है, ध्यान रहे, तो पकौड़ा मत लिखिएगा, पगौड़ा, PAURHA। कहीं कहीं डी भी लिखा है तो भी गलत नहीं है, DA, ये भी गलत नहीं है। और वहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगौड़ा ढाले, और वहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगौड़ा, उनके स्वर्ण सिक्कों का नाम ही पगौड़ा था। तो चूंकि सिक्के सोने के थे, सब लोग चला लेते थे उस समय, अंग्रेज भी चला लेते थे। सिक्कों में जब तरलता होती है, मुद्रा सुने ना, मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक हार्ड, एक होती तरल, लिक्विड। लिक्विड करेंसी और हार्ड करेंसी, दोनों में क्या अंतर है? लिक्विड करेंसी अपने आप चलती है, और हार्ड करेंसी को चलाने के लिए जो है किसी सपोर्ट की जरूरत है, किसी विश्वास की जरूरत है। जैसे जो आप लोग नोट यूज करते हो कागज का, ये विश्वास है, ये हार्ड करेंसी है, चेक हार्ड करेंसी है, नोट हार्ड करेंसी है। ये सरकार जिम्मेदारी लेती है कि मैं धारक को 100 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये देने का वादा करता हूँ, तब कोई लेता है। सरकार ने जिम्मेदारी हटा ली थी एक बार, मैं 500 नोट की जिम्मेदारी अपनी वापस लेता हूँ। सुबह से कोई लिया नहीं, एक दूसरे से लिया तो सरकार नहीं लिया कि चलो बैंक में दे दो, दोबारा नया कुछ दिन के लिए दे देंगे, बदल देंगे। व्यक्ति ने तो लिए नहीं, वे हमको दे रहे हो, तुम ही जाओ बैंक में लाइन लगाओ, हम क्यों जाएं? तो लगाना पड़ेगा लाइन ही, बेकार हो गया। और वही नोट सोने का होता, सरकार कहा करे कि हम अपना विश्वास वापस चुपके चुपके लोग ले लेते, क्योंकि उसमें तरलता, इसी को तरलता कहते हैं। जिसकी खुद की वैल्यू होती है वो तरल होता है। सरकार कहे कि 500 नोट नहीं लेने, 500 नोट में सोने का 500 वैल्यू बराबर है धातु, चोरी से ले लेंगे लोग, क्योंकि उनको पता तुम नहीं लोगे, वो तो ले ही लेगा। वो तरलता तो खैर जाए, तो ये सोने का है। उस समय चूंकि मुद्रा में तरलता ज्यादा होती थी, लिक्विडिटी। पगौड़ा ये ढाले, तो खैर चलो सब लोगों ने चलाया। तो जब फिर अगली फैक्ट्री इनकी सूरत में है, बस जल्दी जल्दी रुके। 1616 सूरत, 1616 सूरत डैश करके कहाँ कहाँ बना, एक क्रम केवल बनाने के लिए है, बाकी काम किसी का नहीं, कोई काम का नहीं है सर। तो बाय द वे कि इनकी फैक्ट्रियों में, स्थापित फैक्ट्रियों का निम्नलिखित के फैक्ट्रियों में क्रम, सीक्वेंस बढ़ते, आरोही या अवरोही, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ, बाकी कोई रोल नहीं इसका। 1616 सूरत, 1641 बिमलीपट्टम, 1641 बिमलीपट्टम, बिमली
VIMLI, विमली, विमली पट्टम। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, डचों का मैक्सिमम आंध्र प्रदेश रहा साउथ में, ध्यान दें। डच का नाम आए और साउथ के सेंटर हैं, और बाय द वे पूछ लिया गया आपको याद नहीं एग्जैक्टली, तो डच के नाम पे आप साउथ लगा देंगे, 90% सही होने की जिम्मेदारी है अगर डच है तो। और साउथ में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों का, केरल का पुर्तगालियों का, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके नाम पे बुक हो गए हैं। तो अगर उनका नाम आ रहा हो, बाय द वे एग्जैक्टली सेंटर नहीं याद है, तो फिर अगर उनके अकॉर्डिंग तो फिर 90% सही हो सकता है वो। तो 1641 विमलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है। फिर 1658 नागपट्टम या नेगापट्टम, नागपट्टम या नेगापट्टम, नागपट्टम, कोबरापट्टम नहीं लिखना है, ध्यान रहे, तमिलनाडु में है ये तो साउथ के हो गए। अब आ जाइए पूर्व, ईस्ट। सिक्सटीन 1627 पिपली बंगाल, पूर्व की पहली फैक्ट्री है। 1627 पिपली, कहां पर है ये? बंगाल, पिपली पूर्व की पहली फैक्ट्री है ये। फिर 1653 चिंसुरा बंगाल, चिंसुरा, CHINSURA, सुरा, चिंसुरा, कहाँ ये? बंगाल। इस पे एक लाइन लिखनी है, यह इस फैक्ट्री को किलेबंद करने की अनुमति दी गई थी। इस फैक्ट्री को किलेबंद करने की अनुमति दी गई थी। दिस वॉज द फोर्टिफाइड फैक्ट्री ऑफ डचेस। दिस वॉज द फोर्टिफाइड फैक्ट्री। फोर्टिफाइड, फोर्टिफिकेशन समझ रहे ना, किलेबंदी, वह सेंटर, वह क्षेत्र, वह उनकी कॉलोनी जहां पर ये कहा जाए कि अपना चारों ओर से सुरक्षित कर लो, अपनी सिक्योरिटी आप चारों ओर से फिट कर लो, जैसा भी करना चाहो। तो बोलते किला, सिक्योरिटी पर्पज से ही किले बनते थे, ठीक है। तो पहले तो बहुत बड़े बड़े किले बनते थे। किले आप लोग देखे भी होंगे, पूरा महल टाइप का पूरा, क्योंकि सैनिकों का रहने का रसद सामग्री, फिर सुरक्षा के लिए भी होते थे, पहरेदारी के लिए भी होते थे। क्योंकि मेन जो महल होता था, पैलेस होता था, राजधानी के मेन जो वर्क होते थे, वो फिर उस किलों से चारों ओर घेर दिए जाते थे, ताकि विदेशी अटैक हो तो यहीं पर रोक लिए जाएं, अंदर तक न पहुंचे। तो कुल मिला के किले का मतलब होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि सुरक्षा के प्रबंध, सुरक्षात्मक वह बिल्डिंग, वह निर्माण या वह व्यवस्था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, ठीक है, उसको कहते हैं किला, ठीक है। तो यहाँ पर किलेबंद करने की अनुमति दी गई, चिंसुरा को परमिशन इनको मिला होता। तो ये डचों की पहली किलेबंद फैक्ट्री थी। दिस वाज द फर्स्ट फोर्टिफाइड फैक्ट्री ऑफ डच। ओके, डच इसे गुस्ताउस फोर्ट के नाम से कहते थे। डच इसे गुस्ताउस फोर्ट के नाम से पुकारते थे। उनकी पहली किलेबंद फैक्ट्री है, तो इसको कौन सा किला कहते हैं? गुस्ताउस फोर्ट। डच called it as the Gustavus Fort. Gustavus Fort. गुस्ताउस फोर्ट, डच इसे गुस्ताउस फोर्ट के नाम से पुकारते थे। इसके बाद 1658 कासिम बाजार, कहाँ है? बंगाल। बालाशोर,
उसी 1658 में ही है। बालाशोर कहाँ है? ओडिशा। पटना, इसके बाद पटना कहाँ है? ये तो पता ही होगा सबको, कुछ चीजें परिचय की मोहताज नहीं होती। कासिम बाजार बंगाल, 1658, कासिम बाजार बंगाल, बालाशोर उड़ीसा और पटना बिहार। ठीक है, ये 3 सेंटर हैं। उसने पूर्व की बात चल रही ना, ईस्टर्न, तो पूर्व में ही है। पूर्व में उड़ीसा भी है, बिहार भी है, और ये भी तीनों। ओके, हो गया। 1690 1690 डचों ने अपना मुख्य केंद्र नागपट्टम या नेगापट्टम बनाया। इसके पहले कहाँ था? डचों ने अपना केंद्र नागपट्टम या नेगापट्टम बनाया। द डचेज एस्टैब्लिश्ड देयर सेंटर नागपट्टम या नेगापट्टम, तमिलनाडु में। डचों ने अपना सेंटर कहाँ बनाया? नागपट्टम। कहाँ से? पुलिकट। मैंने पहले लिखा ना, इनका मुख्य केंद्र पुलिकट था। शुरुआती दौर में पुलिकट था। पुलिकट से मतलब ट्रांसफर्ड भी आप लिख सकते हो, बट ना लिखो, बनाया नागपट्टम में नेगापट्टम। ठीक है, स्टैब्लिश किया। काम खत्म करो इनका, पैराग्राफ चेंज करो, थोड़ी सी 1-2 लाइन बढ़ा लीजिए कुछ काम की। डॉक्टर ओम प्रकाश ने डचों के बारे में बहुत शोध किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश रिसर्च्ड वेरी मच अबाउट डचेस। बस इतने नाम को जोड़ना था, शोध करके बहुत कुछ लिखा है। जितना हम लोगों ने पढ़ा उन्हीं के देन है, ओम प्रकाश की। डचों ने कासिम बाजार में रेशम की एक चक्री उद्योग की स्थापना करी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री उद्योग की स्थापना करी। रेशम की चक्री, ये क्या है भाई? चक्री, चक्री समझ रहे हो? चक्री, थ्रेड, धागा बनाने और धागा रखने का वो क्या होता है ना, थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग तो धागा है, थ्रेडिंग मशीन, हाँ, थ्रेडिंग इंडस्ट्री लिख लो। चरखा, चरखा, तो चरखा को वो मतलब क्या? नहीं, चरखा तो यूज करते हैं, चरखा का, हाँ, वो रुई से चरखा, कॉटन से। तो वैसे रेशम से रेशम के धागे निकाले, तो रेशम की चक्री उद्योग है। तो इन्होंने रेशम की चक्री उद्योग की स्थापना करी। स्पिनिंग व्हील, यस। तो ये उद्योग कौन सा हो गया? स्पिनिंग व्हील। अब आप लिखो, हम लिखा रहे हैं। रेशम, डचेज एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्री ऑफ spinning of threads, the industry of spinning of threads of silk at कासिम बाजार। कासिम बाजार में रेशम की चक्री उद्योग, तो वो स्पिनिंग, अब वो चूंकि उद्योग है, अब वो एक चरखी नहीं है कि उस पर बस थोड़ा सा धागा निकाल के
इंडस्ट्री है, वो विदेश को आयात हो रहा सिल्क, तो स्पिनिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हो उसको। स्पिनिंग थ्रेड्स, ऐसा तो इंडस्ट्री आप स्पिनिंग थ्रेड्स। तो रेशम की चक्री उद्योग की स्थापना करी कासिम बाजार में। डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के व्यापार को ज्यादा जोर दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के व्यापार को ज्यादा जोर दिया। द डचेस फोकस्ड मोर ऑन द ट्रेड ऑफ क्लॉथ्स एट द प्लेस ऑफ स्पाइसेस। इवन बाकी कल एक लाइन मैंने लिखाया भी था, भारत के सूती वस्त्र को व्यापार की प्रमुख वस्तु अगर किसी ने बनाई है तो इसने ही बनाई है। तो आप लिखा है, बाद में बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्यात की वस्तु इसने ही बनाई है, स्पाइसेस के स्थान पर कपड़ों को इन्होंने मुख्य स्थान दिया है। बाकी इसने प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाए, सारी चीज़ें हैं। चलिए लास्ट इनका अंत कीजिए। 1759 में बेदरा, बंगाल में है, ब्रैकेट में लिखिए बेदरा, के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। In 1759, the Britishers defeated to the Duchess in the Battle of बेदरा, बंगाल। बेदरा ब्रैकेट में बंगाल, बेदरा बंगाल में। एक बार स्थान पूछा, बेदरा कहाँ है प्री में, तो फिर स्थान इसलिए तब से बार बार कौन कहाँ लोकेशन है ये क्लियर होना चाहिए। बेदरा बंगाल में पराजित कर दिया, तो फिर पतन अवस्था शुरू हो गया। फिर अपना ये देखें, क्या लेना देना, काम खत्म। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। समय तो लगभग हो ही रहा है, आगे नहीं खींचा जा सकता। अंग्रेज कौन है भाई? अंग्रेज हैं, और कौन है अंग्रेज? इंग्लैंड के निवासी हैं, इसीलिए अंग्रेज हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। एक्चुअली जो पूरा व्यापार है ना, ये भारत और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार का पूरा जो जाल बिछा है, अभी धीरे धीरे करके आप पढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ छोटे मोटे व्यापारी ब्रिटेन से भी आते थे और अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे। कुछ लोगों का तो आना जाना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जब दौर आया है, भूमंडलीकरण का जब दौर आया है, तो उस भूमंडलीकरण के दौर में सबसे पहले यूरोप ही पहला कदम आगे डाला है। तो यूरोप में तो मैंने नाम लिया, पुर्तगीज हैं, स्पेन है, ये सब, फिर डच हैं, फिर अंग्रेज भी निकले हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत फोकस नहीं किया, वो छोटे मोटे कुछ व्यापारी इंडिविजुअल ट्रेड अपना कर रहे थे। तो कभी कभी आते भी थे, और ज्यादातर वो करते क्या थे, डच या पुर्तगाली पहले से यहाँ से व्यापार में स्थापित थे, स्टैब्लिश थे। तो इन लोगों से ले गए, इन द्वारा ले गए सामान को ही वहाँ से परचेज करके अपना व्यापार करते थे। दिक्कत यह आती थी कि ये लोग बहुत महंगे स्तर पर सामान को देते थे। ठीक है, अब बहुत महंगे स्तर पर सामान को देने का मतलब फिर इनको व्यापारिक नुकसान होता था। ये ले लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ जो आप मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत महंगे स्तर पर। फिर अब 10 का लेके गए, पता लगा 50 में वो खरीद ही रहे हैं, 40 का फायदा अकेले डच या पुर्तगीज। बेचेंगे कितने में? अच्छा, बेसिक नीड की चीजें हैं,
लेना तो पड़ेगा ही। तो ये कारक हैं, ये फैक्टर हैं जिसको अंग्रेजों ने डायरेक्ट व्यापार के लिए प्रमोट किया। और ऐसा प्रमोट करने वालों में सबसे आगे डच हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार डचों के साथ मिलकर अंग्रेज करते थे। पुर्तगालियों के साथ उतना उनकी नहीं बनती थी। तो कोई खास लेना देना पुर्तगालियों से बस वैसे थोड़ा बहुत था। सबसे ज्यादा किससे था? डचों के साथ था। तो डचों ने ही अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भैया तुम अपना करो, हम अपना कर लेंगे, इतना कौन यार। पहली बात। और दूसरी बात यह कि व्यापारिक लाभ कमाना, यह स्थिति है। तो जब ये प्रमोट हुए कि चलो हम लोग अपना व्यापार करेंगे, तो सबसे पहले किया क्या? सबसे पहले वे इंडिविजुअल्स व्यापारी थे जो अलग अलग भारत के साथ व्यापार करते थे, चाहे वो डचों के साथ मिलकर करते हो या कभी कभी भारत भी चले आ रहे हो। तो कोई एक उसमें अकेला ही जिम्मेदारी नहीं लिया कि हम भारत के साथ पूरा व्यापार करेंगे। इतने बड़े व्यापार पर अकेले, व्यापार में भी रिस्क होता है। आप इकोनॉमी पढ़ो, उसमें भी रिस्क या जोखिम का मेंशन है। जोखिम और रिस्क वहां भी है। कहां से? क्योंकि पूंजी निवेश में, पूंजी निवेश जब किया जाता है तो पूंजी निवेश में प्रॉफिट ना हो, इत्तेफाक से नुकसान हो जाए तो फिर गया। तो ये जोखिम होता है। तो हालांकि जोखिम भविष्य के लिए लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हारने जीतने दोनों सवाल खत्म हो जाएगा। तो जीतने का, हारने का तो आप हारे बैठे हो, आपके पास तो है नहीं। जैसे आप आईएएस नहीं हो तो आप तो आईएएस नहीं हो तो कंफर्म है। परीक्षा दो, तैयारी करो, हो सकता हो जाओ, हो सकता हो ही जाए, नहीं भी हो सकता है। पाने की संभावना बनती है और चुपचाप बैठे रहोगे तो नहीं तो आप है ही हैं, तो फेल तो है ही हैं ऑलरेडी। तो ये होता है जोखिम। जोखिम का रोल क्या होता है? संभावना प्रबल कर देता है, संभावनाओं को, प्रोबेबिलिटी को बना देता है थोड़ा सा। नहीं है तो हो सकता है। तो इन व्यापारियों ने एक्चुअली, उसमें एक व्यापारी था, उसका नाम यार पता नहीं, कैप्टन मिडल्टन या ऐसा कुछ था, कोडोल्फिन करके था। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा सोचता था। तो कई व्यापारियों को उसने लंदन में मीटिंग ली, बड़ी सी मीटिंग ली, सबको बुलाया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। और फिर उस मीटिंग में तय हुआ कि सारे लोगों के पास जो भी अपनी अपनी पूंजी है, उस पूंजी को इकट्ठा करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है। और उस पूंजी से सब लोग मिल करके एक कंपनी बनाएंगे, क्योंकि व्यापार कंपनी करेगी तो उस कंपनी की पूंजी होगी अपनी, जिसमें सबका हिस्सा होगा। वो कौन होंगे? वो होंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, मालिक कंपनी के। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स होंगे, संचालक मंडल जिसको कहा जाता है। और जिसकी जितनी पूंजी लगी उसके अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट का शेयर उनका तय किया जाएगा। प्रॉफिट शेयर, भाई इतने परसेंट के आप प्रॉफिट शेयर होल्डर आप है, इतने परसेंट के प्रॉफिट शेयर होल्डर आप है, ऐसे। और कंपनी बने, और कंपनी बनने के बाद फिर परमिशन फिर राजशाही के पास उपस्थित हो, राजशाही उसको प्रमाणित करेगी, अनुमति देगी, अधिकार देगी क्या क्या कर सकते हैं, और फिर व्यापार। तो ये व्यापार भारत के साथ स्टार्ट करने की एक बेसिक कंडीशन थी इंग्लैंड की। एक बेसिक कंडीशन, एक बेसिक जमीन तैयार हुई, एक भूमिखंड तैयार हुआ, बैकग्राउंड जिसको कहते हैं। और फिर ये स्टार्ट हुआ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स को पढ़ना है। तो हम शुरू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि समय है नहीं। शुरू करने का मतलब 1 घंटा, कम से कम आधे घंटे जाए तो कुछ पल्ले पड़े। तो अंग्रेज कल पढ़ते हैं, और अंग्रेज ही हैं, थोड़ा बहुत फ्रेंच हैं। कल कोशिश करेंगे कि हम लोग पढ़ के जो है ये जो टॉपिक है यूरोपियों का आगमन ख़त्म किया जाएगा, है ना, ताकि आगे बढ़ें। तो कल अपने निर्धारित समय से फिर आइए।